गुरुदत्त इंडियन सिनेमा के सबसे बेहतरीन और फाइनेस्ट फिल्म मेकर थे, जिनके काम से आज भी इंडिया के कई डायरेक्टर्स इंस्पिरेशन लेते हैं। आर बाल्की की फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल से इंस्पायर्ड है। इम्तियाज अली की रॉकस्टार फिल्म गुरुदत्त की फिल्म प्यासा से इंस्पायर्ड है। और अनुराग कश्यप की गुलाल ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है इस गाने से इंस्पायर्ड है। गुरुदत्त ने इंडियन सिनेमा को यूनिक स्टोरी टेलिंग, स्टनिंग विजुअल्स और डीप इमोशनल थीम जैसे शानदार तोहफे दिए हैं। इसलिए अगर आप इंडियन सिनेमा के फैन हो तो आपको गुरुदत्त की सभी फिल्में एक दफा जरूर देखनी चाहिए। इस लिस्ट की सभी फिल्में जबरदस्त हैं, लेकिन पहली और आखिरी फिल्म पर्सनली मेरी फेवरेट है। आखिरी फिल्म काफी हद तक गुरुदत्त की जिंदगी का ही अक्स है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। प्यासा गुरुदत्त की सबसे बेहतरीन फिल्म है। और क्या आप जानते हैं ये फिल्म कश्मकश नाम की स्टोरी पर बेस्ड है, जिसे गुरुदत्त ने 22 साल की उम्र में लिखा था। शुरू में दिलीप कुमार को लीड रोल के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन दिलीप ने इस रोल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए गुरुदत्त ने खुद ही लीड रोल को प्ले किया। ये फिल्म विजय नामी शायर पर फोकस करती है, जिसके काम को पब्लिशर अंडर एस्टिमेट करते हैं और छापने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि विजय अपनी शायरी में रोमांस और नजाकत के बजाय सोशल इश्यूज को हाईलाइट करता है। आगे चलकर इसकी मुलाकात एक प्रोस्टिट्यूट गुलाबो से होती है, जो कि इसके काम से काफी मुतासिर है। फिल्म में विजय की फ्लैशबैक स्टोरी को भी दिखाया जाता है, जहां इसकी मुलाकात मीना से होती है, जिससे वो मोहब्बत करना शुरू कर देता है, मगर मीना इसे छोड़कर एक अमीर आदमी मिस्टर घोष से शादी कर लेती है। गुरुदत्त की ये वाहिद फिल्म है जिसके सभी गाने जबरदस्त हैं। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो मेरी तरफ से आपको हाईली रेकमेंडेड है। इस फिल्म के कई एलिमेंट्स को 2022 की फिल्म चुप में इस्तेमाल किया गया है, खास करके ये गाना। आर पार 1954 में रिलीज हुई, जिसे गुरुदत्त ने डायरेक्ट किया और साथ ही लीड रोल को भी प्ले किया। आर पार की कहानी कालू पर फोकस करती है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हुए अभी अभी जेल से रिहा हुआ है। रिहा होने के बाद इसका निकी नामी लड़की से टकराव होता है। पहले तो निकी गर्मा गर्मी का मुजाहरा करती है, लेकिन आगे चलकर दोनों को प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ एक बार फिर कालू को कामकाज के लिए क्राइम की दुनिया में कदम रखना पड़ता है, जहां एक डांसर इसको पसंद करना शुरू कर देती है। कालू निकी को भगाने की कोशिश करता है, मगर निकी कालू के साथ नहीं भागती। कहानी और इंटरेस्टिंग होती है जब कालू खुद को क्रिमिनल्स के जाल में फंसा हुआ पाता है। ये फिल्म सस्पेंस को आखिर तक बनाए रखती है, ताकि आपको बोर होने का मौका ना मिले। ये गुरुदत्त की पहली फिल्म थी जिसमें इसने लीड रोल को प्ले किया। इस फिल्म की कहानी 16वीं सदी में टेक प्लेस करती है और निशा की कहानी पर फोकस करती है, जो कि पुर्तगालियों से आजादी के लिए लड़ रही है। फिल्म की शुरुआत में ही पुर्तगाली सिपाही इंडियन फोर्ट पर हमला करते हैं और निशा इनका मुकाबला करती है, मगर अकेली इनका मुकाबला करना बेवकूफ़ी थी, जिसमें जान भी जा सकती थी। मगर रवि कुमार नामी आदमी वक्त पर आकर इसकी जान बचा लेता है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन निशा पुर्तगालियों के खिलाफ क्यों है? रवि कुमार कौन है? अगर आपको पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पसंद है तो ये भी आपको काफी पसंद आएगी। बहुरानी 1963 में रिलीज हुई और ये मनीलाल बनर्जी के नावल स्वयं सीधा पर बेस्ड है। फिल्म की कहानी रघु पर फोकस करती है, जो कि अनपढ़, सिंपल माइंडेड और गांव का भोला सा आदमी है। एजुकेशन की कमी के बावजूद भी रघु बहुत नरम दिल और शरीफ आदमी है। रघु की फैमिली इसकी शादी पद्मा से तय करती है, जो कि शहर की पढ़ी लिखी और अक्लमंद लड़की है। पद्मा को बहुत धचका लगता है जब इसे पता चलता है कि इसकी शादी एक गवार से हुई है, मगर पद्मा इसे रिजेक्ट करने की बजाय इसका साथ देती है और इसको पढ़ाना शुरू कर देती है, जिससे रघु में कॉन्फिडेंस आता है और इसकी छुपी हुई काबिलियत बाहर आ जाती है। ये फिल्म ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज के दरमियान क्लैश का बेहतरीन नमूना है। बहुरानी फिल्म हार्टफुल परफॉर्मेंसेस, खास करके जिस तरह से गुरुदत्त ने सिंपल आदमी का रोल प्ले किया है, इसकी वजह से काफी मशहूर है। बहुरानी इसके बेहतरीन गानों और इमोशनल सीक्वेंसेस की वजह से आज भी आपको बहुत रिलेटेबल फील होगी। 14वीं का चांद 1960 की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्मों में से एक है, जिसे मोहम्मद सदीक ने डायरेक्ट किया। गुरुदत्त और वहीदा रहमान इसकी मेन कास्ट का हिस्सा थे। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जिनकी स्टोरी लाइन काफी ट्विस्टी होती है, तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। फिल्म की कहानी 3 दोस्तों असलम, नवाब प्यारे मियाँ और नवाब अनवर पर फोकस करती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब असलम और नवाब प्यारे मियाँ अनजाने में एक ही लड़की से प्यार कर बैठते हैं।
इससे भी बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब असलम उस लड़की से शादी कर लेता है बगैर जानने कि ये वही लड़की है जिसे नवाब प्यारे मियां प्यार करता है। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक 14वीं का चांद हो बॉलीवुड का सबसे आयरॉनिक रोमांटिक गाना है, जिसे इसके शायराना लिरिक्स और सोलफुल मेलोडी की वजह से काफी सराहा गया था। सांझ और सवेरा 1964 में रिलीज हुई, जिसे ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया। ये आखिरी फिल्म थी जिसमें गुरुदत्त ने लीड रोल को प्ले किया, क्योंकि इसकी रिलीज के कुछ महीने बाद गुरुदत्त की डेथ हो गई। इस फिल्म की कहानी डॉक्टर शंकर चौधरी पर फोकस करती है, जो कि बहुत इज्जतदार और सक्सेसफुल आदमी है। डॉक्टर की शादी माया से होती है, जिसका बैकग्राउंड बहुत ही रवायती है। शादी के बाद शंकर को उम्मीद थी कि इसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत सुकून से गुजरेगी, मगर माया को कुछ और ही मंजूर था। आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर माया की तरफ से अजीब बर्ताव नोटिस करता है। डॉक्टर को माया बहुत ही मिस्टीरियस और खोई खोई महसूस होती है। माया के एक्शंस इससे बिल्कुल उलट थे, जो वो डॉक्टर ने एक रवायती बीवी से एक्सपेक्ट किए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ डॉक्टर का शक बढ़ता चला जाता है कि जैसे माया कुछ छुपा रही है। आपका क्या ख्याल है, क्या माया सच में कुछ छुपा रही होगी? 12 o'clock सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसे प्रमोद चक्रवर्ती ने डायरेक्ट किया। गुरुदत्त और वहीदा रहमान इसकी लीड कास्ट का हिस्सा थे। इस फिल्म की शुरुआत माया के मर्डर से होती है, जो कि सब कुछ शॉक कर देता है, क्योंकि इस कत्ल की प्राइमरी सस्पेक्ट बानी चौधरी है, जो कि माया की बहन है। बानी क्राइम सीन पर ऐसे हालात में पाई जाती है जिससे सारा शक इस पर ही जाता है। बानी के खिलाफ ये केस काफी स्ट्रॉन्ग और तमाम सबूत इसी की तरफ इशारा करते हैं। आपको क्या लगता है ये कत्ल बानी ने किया होगा? अपने ग्रिपिंग नैरेटिव और कोर्टरूम ड्रामा के जरिए ये फिल्म टेंशन को आखिर तक बरकरार रखती है। इस फिल्म की कहानी अनीता वर्मा पर फोकस करती है, जो एक नौजवान, दौलतमंद और मॉडर्न लड़की है, मगर अपनी फेमिनिस्ट आंटी सीता देवी के कंट्रोल में है। सीता देवी मर्दों और शादी के खिलाफ बहुत ही नफरत भरे ख्यालात रखती है। इसका मानना है कि खवातीन को खुद मुख्तार होना चाहिए और साथ ही मर्दों से दूर रहना चाहिए। अनीता की 20वीं सालगिरह पर बाप की वसीयत को खोला जाता है, जिसमें लिखा है कि वो अपनी 70 लाख की जायदाद अपनी बेटी अनीता के नाम करता है, मगर शर्त सिर्फ इतनी सी है कि इसे वसीयत खुलने के बाद 1 महीने के अंदर शादी करनी होगी। शादी किए बगैर जायदाद को हासिल करने के लिए अनीता की आंटी इसकी फर्जी शादी का प्लान बनाती है। शादी के लिए प्रीतम नामी लड़के को चुना जाता है, जो कि पहले ही अनीता से मिल चुका है, मगर शर्तों के मुताबिक शादी के बाद ना तो रवि अनीता से मिलेगा और ना ही मिलने की कोशिश करेगा। इसी के साथ जब तलाक के लिए कहा जाएगा तो तलाक भी देगा। शादी के बाद किसी तरह से इनको प्यार हो जाता है, मगर अनीता को इसकी आंटी बता देती है कि प्रीतम ने ये शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। मेरे लिए इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बातें गुरुदत्त और वहीदा रहमान की केमिस्ट्री और इन दोनों के कैरेक्टर्स थे। ये फिल्म बंगाल के उस वक्त में टेक प्लेस करती है जब जमींदारी सिस्टम अपने खात्मे के सफर पर होता है। इस फिल्म की कहानी को भूतनाथ के नजरिए से दिखाया गया है, जो कि काम की तलाश में कोलकाता एक हवेली में आता है और वही इसका सामना छोटी बहू से होता है। छोटी बहू का हस्बैंड शराब और तवाइफों का इतना शौकीन है कि वो छोटी बहू को बिल्कुल भी वक्त नहीं देता, जिसकी वजह से छोटी बहू काफी उदास रहती है। दूसरी तरफ भूतनाथ को जॉब मिल जाती है, जहां इसकी मुलाकात जबा से होती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। भूतनाथ छोटी बहू को अपने हस्बैंड को वापस पाने में मदद करता है, लेकिन भूतनाथ की यह मदद छोटी बहू को नशे की लत लगवाकर बर्बाद कर देती है। इस फिल्म में सबसे बेहतरीन बात वहीदा रहमान और गुरुदत्त की जोड़ी है। इस फिल्म के गाने तो मुझे इतने ज्यादा खास फील नहीं हुए, लेकिन फिर भी 1-2 गाने ऐसे हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। बताइए क्या कहा था इसने? कागज के फूल की शुरुआत ही आपको उदासी के गहरे कुएं में धकेल देगी। इस फिल्म की कहानी एक डायरेक्टर सुरेश सिन्हा की स्टोरी को बताती है, जो पहले तो बहुत फेमस होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद होना शुरू हो जाता है। इस फिल्म में गुरुदत्त का कैरेक्टर फैमिली की उलझनों से गुजर रहा है और तब ही इसकी मुलाकात शांति से होती है, जिसे वो अपनी फिल्म देवदास में लेने के लिए राजी करता है और आहिस्ता आहिस्ता शांति को सुरेश सिन्हा से प्यार हो जाता है। मजे की बात तो यह है कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान का एक दूसरे के साथ अफेयर भी था और गुरुदत्त के अपनी वाइफ के साथ भी बहुत से मसले थे। इस फिल्म में बेसिकली गुरुदत्त ने अपनी ही लाइफ की एक झलक पेश की है। उस वक्त पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बिल्कुल भी नहीं सराहा था,
और ऑडियंस की तरफ से भी इसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से ये फ्लॉप हो गई थी। लेकिन आज इस फिल्म को मास्टरपीस कहा जाता है, जो कि ये कहलाने के लायक भी है। 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म चुप काफी हद तक कागज के फूल से इंस्पायर्ड है, जिसमें गुरुदत्त और इसकी फिल्म कागज के फूल को बहुत ही ब्रूटल अंदाज में ट्रिब्यूट पेश किया गया है। तो आज की वीडियो में यही सब था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।